तुम्हारे बाप का है क्या? जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए कश्मीर का और पाक व्याप्त कश्मीर का, गुलाम कश्मीर का। हमारे देश के पाकिस्तान के गुलाम नेता हिंदुस्तान के प्रति आग उगलते हैं और अब्दुल्ला परिवार तो दिल्ली में एक भाषा बोलता है, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में दूसरी भाषा बोलता है और कश्मीर में जाके दूसरी भाषा बोलता है। फारूक अब्दुल्ला को लगा कि पूरा हिंदुस्तान नोट के चक्कर में व्यस्त है तो कहीं उसकी इस भाषण को हिंदुस्तान नहीं सुनेगा, लेकिन सुदर्शन जैसे चैनल और राष्ट्रवादी विचारों के पत्रकार और लोग फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों के छोटे बयान को भी ध्यान से इसलिए सुनते हैं क्योंकि इनके बड़े इरादे देश को बड़ा नुकसान पहुंचाने के हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि गुलाम कश्मीर, पाक व्याप्त कश्मीर भारत की बपोती नहीं है, मतलब बाप का नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि 3 पीढ़ियों से कश्मीर पर राज की बात करने वाले अब्दुल्ला परिवार के बाप का क्या अधिकार है कश्मीर पर? हिंदुस्तान के लाखों लोगों ने जिस कश्मीर के लिए जान की बाजी लगाई है, उस कश्मीर पर इस परिवार के एक तरफा अधिकार को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसलिए आज हम इस देश की सरकार को मांग करें कि अब्दुल्ला परिवार के दोनों सुपूत और कुपूत एक साथ बैठे थे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एक देशद्रोह से कम बात नहीं है जो देश के एक ऐसे अभिन्न अंग को, जिसको पार्लियामेंट ने विशेष प्रस्ताव पारित करके इस देश का अभिन्न अंग कहा है, उस गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान को देने की अप्रत्यक्ष बात अब्दुल्ला कर। आइए पहले मुद्दे को देखते हैं, उसके बाद उस बयान को भी दिखाएंगे और उसके बाद पूरे घंटे तक फारूक अब्दुल्ला को हिंदुस्तान के इरादे से भी वाकिफ कराएंगे। पहले मुद्दा, फारूक अब्दुल्ला, ये वही नाम है जिसने कश्मीर को अपनी पपौती समझा। अब्दुल्ला परिवार कश्मीर की सत्ता पर राज करता चला आया है। पहले नेहरू से नजदीकी और बाद में भारत की सभी सरकारों से अच्छे संबंध अब्दुल्ला परिवार ने हमेशा बनाकर रखे सत्ता पाने के लिए। लेकिन जैसे ही सत्ता जाती है वैसे ही अब्दुल्ला परिवार के बोल बिगड़ जाते हैं। जी हां, अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं क्या गुलाम कश्मीर भारत की बपौती है? फारूक अब्दुल्ला ने भारत से कहा है गुलाम कश्मीर तुम्हारे बाप दादाओं की ओर से मिली जायदाद नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कश्मीर अब्दुल्ला परिवार की ओर से मिली जायदाद है? क्या अब्दुल्ला के बाप दादा ने कश्मीर भारत को सौंपा था? क्या कश्मीर अब्दुल्ला के बाप दादा ने बनाया था? क्या कश्मीरियत अब्दुल्ला के बाप दादा की जायदाद रही है? अब्दुल्ला कश्मीर को मुस्लिम देश बनाना चाहते थे। ये बात कश्मीर के राजा हरि सिंह को पता थी। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इसलिए कश्मीर का विलय भारत में किया, ना कि पाकिस्तान में। जब अब्दुल्ला ने देखा कि कश्मीर भारत में शामिल हो गया है तो अब्दुल्ला ने नेहरू से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। नेहरू ने अब्दुल्ला को आगे बढ़ाया, कश्मीर की सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन अब्दुल्ला ने हमेशा कश्मीर को अलग करने की बात की क्योंकि अब्दुल्ला हमेशा से कश्मीर को एक मुस्लिम मुल्क बनाना चाहता था। अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने का सख्ती से विरोध नहीं किया। ऐसे में घाटी के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि ये लोग कश्मीरियों को घाटी से भगाना चाहते थे, चाहे वो अलगाववादी नेता हो या फिर फारूक अब्दुल्ला। इन सभी भारत विरोधियों का एक ही मकसद था, कश्मीर को इस्लामिक देश बनाना। अलगाववादी आज भी इस्लामिक देश और शरिया कानून कश्मीर में लागू करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों अब्दुल्ला खुलेआम भारत में रहकर भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं? क्यों सरकार फारूक अब्दुल्ला से सवाल नहीं कर रही है? क्या फारूक जैसे लोग कश्मीर में अब कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या कश्मीर में आग भड़काने के पीछे फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ नहीं की जानी चाहिए? क्या फारूक अब्दुल्ला अलगाववादियों की भाषा नहीं बोल रहे हैं? और ये मुद्दा है, मुद्दा अब तक
तक पहुंचा नहीं होगा तो हम आपके सामने पहुंचा रहे और आपको दिखा रहे हो देशद्रोही बयान जो फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। देखिए, ये जुल्म भी नहीं रहेगा। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा, नहीं निकलेगा। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले सके। जब तुम नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो फिर हमें क्यों मार रहे हो? बिल्कुल नहीं होगा। वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा रहेगा। फिर इसको ये बात समझ जाइए। सिर्फ एक बात रास्ता निकल सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत करें। ये फारूक अब्दुल्ला को किसने अधिकार दिया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा कहने की? अगर भारत के संविधान से, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से और भारत के संसद से ये एक मत नहीं है तो हिंदुस्तान में रहता क्यों है, पाकिस्तान में क्यों नहीं चला जाता? लेकिन इस पे चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये बयान देने वाला अगर कोई होता तो वो अब तक जेल के सलाखों के पीछे होता। लेकिन अब्दुल्ला परिवार को हमेशा ही न जाने क्यों ऐसी तहरीर दी जाती है, ऐसा महत्व दिया जाता है, मानो कि उनके ऊपर कानून का शिकंजा कस ही नहीं सकता। हमारे साथ सेना के दो विशेष मेहमान अधिकारी हैं। हमारे साथ है ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा जी और हमारे साथ है आरपी सिंह जी। दोनों सेना में वो अच्छा काम कर चुके हैं और आज भी रिटायरमेंट के बाद हिंदुस्तान को बल देने का काम करते हैं। हमारे साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम में एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व करने वाले आशीष धार भी जुड़े रहेंगे। इन सबके साथ हम 1 घंटा इस कार्यक्रम को चलाते हैं। पहले आरपी सिंह जी के पास चलते हैं। आरपी सिंह जी, ये फारूक अब्दुल्ला को किसने अधिकार दिया कि ये पीओके को पाकिस्तान को दे दे? सुरेश जी, दो परिवार भारत में समझते हैं कि उनका भारत उनका बपौती है और कश्मीर उनका बपौती है। जैसे कि राहुल गांधी फैमिली सोचती है कि भारत तो उनकी प्रॉपर्टी है, और इसी प्रकार से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सोचते हैं कि कश्मीर उनकी प्रॉपर्टी है। उनके पिताजी ने उसके ऊपर हमारे पर एहसान किया लगता है। उनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि वो हमेशा ही ये बातें करते रहते हैं, और जब वो पावर से बाहर होते हैं तो बकवास ज़्यादा करते हैं। जब पावर में होते हैं तो पावर उनको थोड़ा चुप रहना पड़ता है। अभी वो कोई पावर में नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा बोल रहे हैं और इस बात को, मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसा देशद्रोही का जो बयान है, इसके ऊपर जरूरी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बी डी मिश्रा जी। सबसे पहली बात तो यह है कि पहले मैं यह समझता था कि ये फ़ारूक अब्दुल्ला मैच्योर आदमी है, क्योंकि ये पैदा हुए थे 21 अक्टूबर 1937 में, अभी 80 साल के होने वाले हैं। और इन्होंने जयपुर के मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया हुआ है, पढ़े लिखे हैं। और मैं ये भी समझता था कि शायद इनकी पढ़ाई लिखाई और इनका एक जो इनकी एक ग्रूमिंग है, उसके वजह से इनकी भाषा ठीक होगी। लेकिन अब मैं यह समझता हूं कि इनकी भाषा में और गिलानी की भाषा में या यासीन मलिक की भाषा में कोई फ़र्क नहीं है। अब और एक चीज़ और लगती है कि इनके इरादे में और गिलानी के इरादे में भी कोई फ़र्क नहीं है। और इनका जो बयान है ये 4 ग्राउंड्स पर बिल्कुल कंडेमनेबल है। पहली बात तो यह है लीगल ग्राउंड यह है कि 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था और लॉर्ड माउंटबेटन को पेश किया था, तो उसमें एक लाइन और लिखी थी कि इंटरिम गवर्नमेंट में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि शेख अब्दुल्ला ये उसके एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तो उसमें पूरा महाराजा हरी सिंह का जितना भी इलाका था, जिसमें मीरपुर और मुजफ्फराबाद ये शामिल थे, गिलगित बाल्टिस्तान शामिल था, तो ये पूरा के एडमिनिस्ट्रेटर हुए। उस वक़्त इनको ये था कि भाई ये कश्मीर पूरा है।
आज के दिन में जब फारूक अब्दुल्ला 2014 में श्रीनगर में इलेक्शन हार गए पीडीपी से, तो अब ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये उनके बाप का तो था लेकिन हमारे बाप का नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है वो ये है कि पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट में ये पास हुआ है सर्वसम्मति से कि पूरा कश्मीर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वह भी भारत का हिस्सा है। उस वक़्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पार्लियामेंट में उस वक़्त सर्वसम्मति के वोट में वोट दिया था। तो आज इनको क्यों तकलीफ हो रही है? इसका दूसरा एंगल यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर का है उसमें भी यह माना जाता है कि पूरा कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी भारत का है। तो आज इनको क्यों ये लग रहा है? तीसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो एक मॉरल ग्राउंड है, मॉरल ग्राउंड ये है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उस वक़्त ये क्लेम करते थे कि पूरा कश्मीर का है, आज ये एकदम पलट कर रहे हैं, तो ये तो इमोरलिटी है। और तीसरा एटिकेट की बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इनकी उम्र का हो वो ये कहे कि क्या तेरे बाप का है। ये तो गांव में, गली में, कूचे में जो दो बच्चे लड़ते हैं वो कहते हैं क्या तेरे बाप का है। यह भाषा शोभनीय नहीं है। और एक बात मैं और कहना, लेकिन ये इनकी असली औकात है, ये भी ध्यान रखिए। औकात तो ये खुद पेश कर रहे हैं। मैं तो इनकी औकात पर नहीं जाने वाला था, लेकिन ये फोर्स कर रहे हैं हमको, आपको और 125 करोड़ भारतीयों को ये कहने के लिए कि इनकी औकात में बहुत शक है और इनकी औकात में बहुत डाउट है, शक है और यकीन नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मैं सरप्राइज नहीं हूं। सरप्राइज इसलिए नहीं हूं कि 8 अगस्त 1953 को इनके पिताजी जो वहाँ के पहले वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद क्या हुए क्या नहीं हुए सभी कुछ हुए, उनको अरेस्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और वो अरेस्ट इसलिए हुए थे क्योंकि उनकी नियत में खोट था। बाद में इंदिरा शेख एकॉर्ड में 1974 में फिर ये बने इंदिरा शेख एकॉर्ड में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी इतना सपोर्टेड हो, ये 1937 में जवाहरलाल नेहरू से पहली बार मिले थे, 1937 में। 1932 में इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी और 1937 के बाद 1953 तक जोड़ लीजिए कितने साल हैं। और नेहरू जी ने इनको इनकरेज किया था, शेख अब्दुल्ला को, कि ये हरी सिंह के खिलाफ काम करें। नेहरू जी का हरी सिंह का आंकड़ा 36 का हो गया था, क्योंकि हरी सिंह और नेहरू ये एक दूसरे को, क्योंकि नेहरू भड़काते थे इनको कि तुम उनके खिलाफ करो बगावत, तो इसलिए हरी सिंह इसके वजह से भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करने में डिले किए। नेहरू एलिमेंट, नेहरू के बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके हम मुद्दे को लेते हैं, तीनों अतिथियों से भी बात करेंगे, कॉलर के पास भी जाएंगे। हमारे साथ आशीष जी जुड़े हैं। आशीष जी, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, मैं इसके मेन दो पहलू देखता हूँ। जो आज विषय, जो चर्चा का विषय है, उसमें जो दो पहलू मेरी नज़र से दिखते हैं वो है, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो राजनीतिक इतिहास है जिसके बारे में सर ने अभी बात की, और दूसरा है फारूक अब्दुल्ला का निजी व्यक्तित्व। तो जब हम एनसी का राजनीतिक इतिहास देखते हैं तो उसमें स्थापना से, उस पार्टी की स्थापना से और उसके बाद जो उन्होंने कश्मीर के पॉलिटिक्स में जो उनकी भूमिका रही, वो एक नियंत्रित अलगाववाद की भूमिका है, एक कंट्रोल्ड सेपरेटिज्म। उन्होंने बीच बीच में उग्रवाद को डायरेक्टली सपोर्ट किया। JKLF की स्थापना में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। खैर वो बात अलग है, पर जो ये नियंत्रित अलगाववाद, उन्होंने इस अलगाववाद की राजनीति जो करी इन 50-60 सालों में, उसकी वजह से वो कभी भी उनका जो रुझान है वो भारत की तरफ ज़्यादा नहीं हो पाया और ना ही उन्होंने होने दिया, क्योंकि उनका जो पूरा पॉलिटिक्स है वो इसी पे बेस्ड है। अब उनकी जो राजनीति का एक मूल स्तंभ है वो है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी तरह से असमंजस में डालना। तो ये जो POK पर जो बयान है, इसमें अलगाववाद का कोई लेना देना नहीं, ये तो एक इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि UN के पास जब नेहरू जी चले गए, जैसे सर ने बताया, तो उसके बाद ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया। और जब इंटरनेशनल इशू बना तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक
एक मेन पॉइंट बन गया, जिसके बारे में बार बार एनसी मौके ढूंढती है भारत को एम्बैरेस करने का। तो ये एक इशू है, एक साइड है। दूसरा पहलू है फारूक अब्दुल्ला का निजी व्यक्तित्व जो है। तो मैं मानता हूं कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के केजरीवाल है, क्योंकि वो हर बार उनका ना एक जो उन्होंने छवि बनाने की कोशिश की है सार्वजनिक जीवन में, वो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एक अनिश्चितता की इमेज है, एक मनमौजी की इमेज है। कभी वो किसी फिल्म स्टार के साथ बाइक पर निकल गए, कभी वो ट्रैफिक पुलिस की तरह चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक डायरेक्ट करते थे, कभी बस के पीछे चालान काट दिया। तो ये सब ड्रामे उन्होंने शुरू से किए हैं और उनकी इस छवि के साथ मैच करता है कि वो कभी भी कुछ भी बोल दें। तो ये दोनों, आप अगर दोनों पहलू देखें, लेकिन ये कश्मीर में देने वाले बयान और दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में देने वाले बयानों में हमेशा फर्क रखते हैं। बिल्कुल ये फर्क जरूर रखते हैं, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ मैच करता है। ये चाहते हैं कि कभी कुछ बोल दें, कभी कुछ बोल दें, भारत को भी खुश रखें, पाकिस्तान को भी खुश रखें, अलगाववादियों को भी खुश रखें, कश्मीरी पंडितों को भी खुश रखें। कश्मीरी पंडितों की शादियों में चले जाते हैं, वहां रोना धोना शुरू कर देते हैं, वहां पे बोलते हैं हाय ये क्या हो गया, गाने गाते हैं। तो ये उनकी एक छवि है ऐसी, जो उन्होंने एक बहुत ही केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इमेज है जो उन्होंने बनाई है। लेकिन उनके साथ उनका बेटा भी बैठा हुआ था जो वहां का मुख्यमंत्री रह चुका है, ऐसा उसने भी कोई विरोध नहीं किया। नहीं, ये तो जैसा कि सर ने पहले बताया था कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, क्योंकि अगर खानदानी है। आरपीजी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आरपीजी बोलना चाह रहा था कि जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला का सवाल है, 1953 में जब ब्रिगेड मिश्रा जी ने जो बात बताई है कि जिस दिन पे अरेस्ट हुआ था 9 अगस्त 1953 को, फारूक अब्दुल्ला उनके साथ था, पिताजी के साथ अपने, उसको कॉन्स्पिरेसी का पता था। उस टाइम पे इसकी उम्र थी 16 साल। ही न्यू एवरीथिंग कि क्या पिताजी ने क्या कॉन्स्पिरेसी की है, जिसको कि कश्मीर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। तब से इसके बाद में अलगाववादी भावनाएं हैं। उसके बाद जो 86 में जो इलेक्शन रिग हुए थे, इसमें मुख्यमंत्री बने थे दोबारा से, उस टाइम पे भी मेन चीज़ ये थी, रिगिंग की वजह से ही इन्होंने मुसलमानों को, अलगाववादियों को बढ़ावा दिया। और 1989 में जब ये इंसिडेंसी हुई, जब आशीष वगैरह के जो परिवार जो वैली छोड़ के यहाँ पे आए हैं, उस टाइम पे भी इन लोगों ने पूरा साथ दिया उनको भगाने में। ही वाज द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, और ये इनका असली रंग है, जिस रंग को इन्होंने इस भाषण से दिखाया है। हम इनके उन बाकी दिखावे पर न जाएं जो कभी वैष्णो देवी के भाषण या कश्मीरी पंडितों के शादी में जाकर दिखाया जाता है। इनके असली रंग रूप को समझिए और इस रंग को उतारिए, इस पे तिरंगा चढ़ाइए। और हम आपको दिखाते हैं जो अब तक इतिहास की बात हो रही है, और विस्तार से बताते हैं कश्मीर का ये पीओके का इतिहास। देखिए, श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज तिराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू और कश्मीर, नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं। जी हाँ, ये वही विलयकरण का कबूलनामा है जिसे महाराजा हरि सिंह ने भारत के सामने पेश किया था। इसी कबूलनामे से पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। ये वो वक्त था जब पूरे भारत की 565 रियासतें भारत में शामिल हुई थी। वैसे तो भारत को आजादी मिलने के साथ ही सभी रियासतों को आजादी मिली थी। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए सभी रियासतों को आजाद घोषित कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एशिया में अखंड भारत बने। इसलिए अंग्रेजों ने बंटवारे का बम फोड़ा था। बंटवारे के बाद उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी 565 रियासतों को मिलाकर प्रगतिशील भारत का निर्माण किया। लेकिन अंग्रेज एशिया में अपना हित हमेशा बनाए रखना चाहते थे, जो जिन्ना के रूप में उस वक्त सबके सामने था। भारत आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र था। ऐसे में जिन्ना की नजर हमेशा कश्मीर पर ही टिकी रहती थी और जिन्ना किसी भी तरह से कश्मीर को हासिल करना चाहते थे। इसलिए जिन्ना ने कश्मीर में अपने कबायलियों को घुसा दिया। कबायलियों के साथ पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में लूटपाट, चोरी और बलात्कार करने शुरू कर दिए। अत्याचार की ये कहानी पूरे कश्मीर में फैलने ही वाली थी। तभी भारतीय सेना ने दखल दिया और दुश्मनों को खदेड़ दिया। लेकिन कश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया। बस पाकिस्तान के इसी कब्जे को हम आज तक खत्म नहीं कर पाए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर
कई पीढ़ियों ने भारत पर राज किया, लेकिन कभी हम गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से वापस नहीं ले पाए। चाहे वो यूएनओ में नेहरू का कश्मीर मुद्दे को ले जाना था या फिर शिमला समझौते के वक्त इंदिरा गांधी का टेबल पर पाकिस्तान के सामने घुटने टेक देना। इस मौके को ऐसे ही गंवा दिया गया। ऐसा ही नहीं, नेहरू गांधी परिवार को ही पूरे कश्मीर को हासिल करने का मौका मिला हो। करगिल युद्ध के वक्त भी अटल सरकार को यह मौका मिला था, लेकिन हम बार बार मौके गंवाते रहे। इन मौकों को गंवाने का खामियाजा हमें हर बार भुगतना पड़ा। हर बार पाकिस्तान पूरे कश्मीर को हासिल करने के लिए अपने मंसूबों को और मजबूत करने में कामयाब होता रहा। गुलाम कश्मीर की कश्मीरी परंपरा तक को पाक खत्म करने में लगा हुआ है। साथ ही साथ हमारे हिस्से में आने वाले कश्मीर को भी वो सुलगाने से बाज नहीं आ रहा। वो तो हमारी सेना की दिलेरी है जो बिना रात दिन की परवाह किए पाकिस्तान से भेजे आतंकियों से कश्मीर को बचाए हुए हैं। मगर हमारे राजनेता ना तो सेना के जवानों के सर कटने पर जागते हैं और ना ही कश्मीर में बढ़ते अत्याचारों पर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहां की वास्तविक आबो हवा को खत्म करके आतंकियों के अड्डे बनाए गए। हमारी धरती से ही हम पर हमले किए जा रहे हैं। हमारे कश्मीर में पाकिस्तान अपने गुर्गों को बैठाए हुए है। इन पाकिस्तानी गुर्गों की सुरक्षा भी हम ही कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी गुर्गे भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इन आतंकियों का दिल्ली में बैठे लोग इनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं और आधुनिक अस्पतालों में इनका इलाज कराते हैं। लेकिन क्या हम अपने कश्मीरी भाइयों पर हो रहे अत्याचारों का बदला नहीं लेंगे? क्या हम उन पर ऐसे ही अत्याचार होते रहने देंगे और आतंकियों को उनके देश भेजने के साथ ही अखंड भारत के निर्माण की कोशिश नहीं करेंगे? आज हर देशवासी की यही आवाज है, हम हिंदुस्तानी, कश्मीर हिंदुस्तान का। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं, पास चलते। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपका? हाँ सुरेश जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सुरेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आप लाइव में जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो उठाते हैं, जो हमारी मीडिया को कोई सरोकार नहीं है। जिससे अगर हम कश्मीर के इतिहास में जाएं, कश्मीर एक हिंदू राजा था जिसने बिल्कुल, अगर आप वो चिट्ठी देखें, उसने साफ बिना किसी शर्त के इंडिया के साथ एक्सेशन किया था। ऐसे नेताओं के खुराफात के चक्कर में आज वो धारा 370 वहां है और जिससे बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। सेकंड ये जो आपके पूछा, आपके जब हिंदुओं का वहां कत्लो गारत शुरू हो गया, ये फारूक अब्दुल्ला वहां से भाग के इंग्लैंड चला गया और सीधा स्टेट को ऐसे छोड़ के चले गए। अब वापस आने के बाद आज जब हमारी आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है बॉर्डर्स पे, ये उनके खिलाफ जैसे कैसे बोलते हैं। एज ए इंडियन, मैं एक हिंदुस्तानी होते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे नेता इतने बड़बोलेपन से कहला हमारे बाप का है क्या? ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इसके साथ हम बिल्कुल बिंदास बोल और आपके प्रोग्राम, आपके सुदर्शन चैनल के साथ बिल्कुल धन्यवाद। हर ये हिंदुस्तान की आवाज, बेखौफ आवाज, बिंदास आवाज फारूक अब्दुल्ला अब तक तो जानी चाहिए, लेकिन जो ऊपर इनके गए हैं उन तक भी पहुंचनी चाहिए। और ये आवाज हम कभी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि देश के खिलाफ जो बोलेगा उसको हम सुनाएंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। तुम्हारे बाप का है क्या? जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। तुम्हारे बाप का है क्या? जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान का यह जंग, जिसके लिए हमारे लाखों हिंदुस्तानियों ने जान की बाजी लगाई, उस पीओके को
पाकिस्तान को एक तरीके से अपनी बाप की बपोती समझकर दे दिया है। हिंदुस्तान को ही कहा है कि क्या ये तुम्हारे बाप की बपोती है? हिंदुस्तान पूरा सवाल पूछ रहा है अब्दुल्ला परिवार को कि आखिर ये कश्मीर क्या तुम्हारे बाप की बपोती है जो तुम इसको किसी को आनंद में या फ्री में दे रहे हो? हिंदुस्तान इसके 1 इंच जमीन को भी हाथ नहीं लगाने देगा। 1 इंच तो बहुत बड़ी बात है, एक सुई के नोक को भी हाथ नहीं लगाने देगा। और अब्दुल्ला परिवार का कोई बलिदान कश्मीर के लिए नहीं है जितना किसी एक आम हिंदुस्तानी का कश्मीर के लिए। और इसलिए अब्दुल्ला परिवार को राजनीति करने देता हिंदुस्तान, ये राजनीति करने देना ही यहाँ के लोकतंत्र की मजबूरी के कारण है। नहीं तो जो ड्रामे इन्होंने अब तक किए हैं तीनों ने, ये इनको हिंदुस्तान में रहने के लिए भी अनुमति नहीं दे सकते। हमारे साथ कश्मीरी पंडित यहाँ पर रैना जी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। रैना जी, आप लोग कैसा देखते हैं इस बयान को? नमस्कार। हाँ बोलिए रैना जी, आप फारूक अब्दुल्ला के इस देशद्रोही बयान को कैसा देखते हैं? हेलो। हाँ चलिए, रैना जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि ये कारण दिखे आपके स्क्रीन। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। अलगाववादियों की तरफ फारूक अब्दुल्ला भी कश्मीर को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं। अब्दुल्ला की भी वही भाषा रहती है जो कभी अलगाववादियों की रहती रही है। इन सभी कट्टरपंथियों का एक ही मकसद है, कश्मीर को भारत से अलग करके कश्मीर में शरिया कानून लागू करना। फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान परस्ती। गुलाम कश्मीर पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। आज भी गुलाम कश्मीर पर वो कब्जा बरकरार है, क्योंकि भारत ने कभी सख्ती से गुलाम कश्मीर को वापस लेने की बात नहीं की। हां, संसद में प्रस्ताव जरूर लाया गया गुलाम कश्मीर को वापस लेने के लिए। फारूक अब्दुल्ला की अलगाववादियों के साथ मिली भगत। फारूक अब्दुल्ला की सरकार कश्मीर में ज्यादातर समय रही है, लेकिन कभी आतंकी अलगाववादियों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि अंदर खाने फारूक अलगाववादियों को आगे बढ़ाते रहे। ऐसे में कश्मीर में हमेशा अलगाववादी हमेशा खेलते खाते रहे। फारूक अब्दुल्ला की कश्मीर के आतंकियों से सहानुभूति, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला, दोनों ही कश्मीरी आतंकियों से समय समय पर अपनी सहानुभूति दिखाते रहते हैं। ऐसे में आतंकियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। सेना को वापस भेजने की बात करता है अब्दुल्ला परिवार। अब्दुल्ला परिवार हमेशा सेना विरोधी रहा। सेना ने कश्मीर पर जैसे ही पकड़ मजबूत की, वैसे ही अब्दुल्ला परिवार को डर सताने लगा, क्योंकि कश्मीर से आतंक खत्म हो गया था। लेकिन फिर से ये सभी लोग आगे आ गए। हमारे साथ कश्मीरी पंडित रैना जी जुड़े हैं। रैना जी, कैसे देखते हैं आप इस फारूक अब्दुल्ला के देशद्रोही बयान को? नमस्कार जी। फारूक अब्दुल्ला के बयान तो कंट्रोवर्शियल रहे हमेशा, और शायद मुझे एक बात लगता है कि अभी भी फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि ये शेखडम है, और ये जो राज्य है ये इनके पिताजी को एक शेख की तरह मिलना चाहिए था, और इसलिए इस पे सिर्फ उनका और उनके परिवार का हक है और किसी का हक नहीं है। पीओके को लेकर फारूक अब्दुल्ला को कोई स्टैंड ही नहीं है। अगर फारूक अब्दुल्ला ने अपने टाइम पे काम किया होता या उनके फैमिली ने काम किया होता तो शायद पीओके हमारे साथ बहुत पहले मिल चुका होता। तो फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल, मतलब इनके परिवार की ये नाकामयाबी है जिसको अब ये ढक रहे हैं। कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, तो उससे लेकर एनसी और आ गई है कि अब क्या करें, क्योंकि कश्मीर के हालात अब थोड़े बहुत सुधरते जा रहे हैं और एनसी को शायद राज नहीं आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद रैना जी। हम आपको दिखाते हैं कि क्या हालात है पीओके के। देखिए, यह है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब पाकिस्तान द्वारा जबरदस्ती कब्जाया हुआ कश्मीर, गुलाम कश्मीर। गुलाम कश्मीर पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी चाहता है। गुलाम कश्मीर आतंकवाद से आजादी चाहता है। गुलाम कश्मीर नवाज की शराफत से आजादी चाहता है। और ये तस्वीर है आज की, जहां बड़ी संख्या में
पीओके स्थित गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार किया और आजादी के नारे लगाए। आज हमें पाकिस्तान की इस डाकू पार्लियामेंट में, इस चोर पार्लियामेंट में जिसके ऊपर 100 इल्जामात हैं, उसमें बिठाने के लिए आपका कश्मीर का मसला मुतासिर होता है। अब इनकी नाराजगी की वजह भी जरा जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना ने 500 युवाओं को इसलिए हिरासत में ले लिया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को गिलगित छोड़ने को कहा था। वो पाक आर्मी के अत्याचारों से आजादी चाहते थे। ये पहला मौका नहीं है जब गिलगित बाल्टिस्तान में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। ये विरोध सिर्फ पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये गुस्सा गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की मौजूदगी की वजह से भी है, जिनकी मौजूदगी ने उनके रोजगार भी छीन लिए। पाकिस्तान चाइना का हमसाया नहीं है, पाकिस्तान चाइना का हमसाया हमारी वजह से है, आपकी वजह से है, गिलगित बाल्टिस्तान के 18 लाख अवाम की वजह से है, इस खित्ते की वजह से है। जो पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता फिर रहा है, उसी पाकिस्तान के विरोध में पीओके में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुनाई पड़ रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान से पीओके पर ही बात क्यों ना हो जाए? पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अरे बात होगी तो कश्मीर पर बात नहीं होगी डिप्टी चेयरमैन सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं। कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत ने कई मौके दिए, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें उस दुम की तरह हैं जो कभी सीधी नहीं हो सकती। मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले नवाज शरीफ किस कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं, जिस कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए आतंकी बुरहान वानी को पाकिस्तान से इंपोर्ट किया। वो कश्मीर जो पाकिस्तान की लगाई आग से पिछले 1.5 महीनों से झुलस रहा है। पीओके में उठती पाक विरोधी आवाजों को दुनिया सुन रही है। अब पाकिस्तान को यह समझने की जरूरत है कि आजादी कश्मीर को नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर को चाहिए। आसिफ जी, एक पत्ता खेला है इस पूरे बयान में फारूक अब्दुल्ला ने, वो है कश्मीरियत का। मतलब पाकिस्तान से भी तोड़ो, हिंदुस्तान से भी तोड़ो, दोनों का मिलकर कश्मीरियत की बात करो। लेकिन जिस कश्मीरियत की बात फारूक अब्दुल्ला करता है, क्या वो ये जानता है कि इधर तो कश्मीरियत सुरक्षित है, लेकिन जिस पीओके की बात हो रही है वहां पर कश्मीरियों को हटाकर वहां पर दूसरे राज्यों के लोगों को जबरदस्ती घुसेड़ा गया है, यहां तक कि चीन को भी वहां पर आने की खुली छूट दी है। तो किस कश्मीरियत की बात करें आसिफ जी? देखिए, कश्मीरियत जो ये शब्द है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। तो पहली बात तो मैं इस शब्द से ही सहमत नहीं हूँ। ये कश्मीरियत एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था जो क्रिएट किया गया था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जब प्रोमिनेंस में आए तो उन्होंने ये सोचा कि मैं पाकिस्तान की तरफ रुझान कर लूँ। तो तब उनकी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बनती नहीं थी, तो इस वजह से वहाँ तो उनका कोई फ्यूचर था नहीं, तो उनका भविष्य उनको ज़ीरो दिखाई दिया। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं हिंदुस्तान की तरफ हल्का सा रुझान कर लूँ। लेकिन उनका अल्टीमेट जो उनका जो एम था वो ये था कि वो कश्मीर को आज़ाद करें और उस पर रूल करें। तो वहाँ से ये कश्मीर नेशनहुड और कश्मीरियत की बात आती है, क्योंकि कश्मीरियत कुछ नहीं है। कश्मीरियत, पंजाबियत, तमिलियत, गुजरातियत, इसमें क्या फ़र्क है? सब भारतीय हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं। हिंदुस्तानियत सबसे बड़ी है। हाँ, और कश्मीर तो भारत का अटूट अंग हमेशा से रहा है। 5000 10,000 साल कितना भी पीछे आप देख लीजिए हिस्ट्री में, तो कश्मीर और भारत में कोई अंतर नहीं है, ये सब जानते हैं। तो इसलिए कश्मीरियत बल्कि हम जब पिछले कई लाख साल से हिंदुस्तान में जब भी आध्यात्मिक संकल्प लेते किसी पूजा पाठ का, तो हम जम्बू द्वीपे भारत खंडे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कश्मीर भारत है और भारत कश्मीर है, ये एक सच्चाई है जो हम सब जानते हैं। पर ठीक है, मतलब उस कश्मीरियत का जो भी यूज़ करें। तो ये तो कश्मीरियत की बात रही। अब जो आपने कहा कि भारत में कश्मीरियत अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस दिन कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया तो जो भी नाम की कश्मीरियत या जो भी ये एक आइडिया था कि सेक्युलरिज्म का, वो सब खत्म हो गया। हत्या थी, बल्कि कश्मीरियत की हत्या थी। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीयता की हत्या हुई। कश्मीरियत तो मैं नहीं कहूँगा, भारतीयता की हत्या हुई।
और एक ह्यूमैनिटी की हत्या हुई, मानवता की हत्या हुई। बिल्कुल, क्योंकि जहां पर शैतानों की संख्या बढ़ती है वहां पर मानवता जीवित नहीं रहती। इसलिए मानवता जहां पर है और शैतानियत बढ़ रही, तो मानवता ने सक्षम होना जरूरी है, मानवता ने ताकतवर होना जरूरी है, मानवता ने शक्ति का अर्जन करना जरूरी है। मानवता कमजोर रहेगी तो शैतानियत बढ़ेगी। आरपी सिंह जी के पास चलते हैं। आरपी सिंह जी, पाकिस्तान क्या सपने देख रहा है पीओके को अपने पास लेने के और हमारे कश्मीर को भी लेने के? खुद का तो बलूचिस्तान बचा नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये इनके जो सपने हैं ये तो बहुत जल्दी चूर चूर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही बलूचिस्तान में जो आग भड़कने वाली है और सिंध में भड़कने वाली है और पीओके में भड़कने वाली है, गिलगिट बाल्टिस्तान में भड़कने वाली है, इसको बुझा नहीं सकेंगे ये। पाकिस्तान उसके बाद तहस नहस हो जाएगा, बिखर जाएगा। मगर दो तीन बातें हैं इसमें, एक और, आप जो सिर्फ बयान की बात में मत जाइए। फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला की जो गद्दारी देश के साथ हुई किस प्रकार से हुई, 1953 की कॉन्स्पिरेसी जो है, कश्मीर कॉन्स्पिरेसी बोलते हो, तो बात पढ़ी आपने। दो तीन बातें आपको शायद इतनी ज़्यादा जनता को मालूम नहीं है, लोगों को। पहली बात यह कि 1964 में पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिलीज़ कर दिया था और उनको पाकिस्तान भेजा था। पाकिस्तान 2 महीने रहे, वहाँ उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ। खुद अयूब खान और भुट्टो के साथ वो खाना खाते थे, उनको पूरा ट्रैवल किया पूरे उसमें, लोगों ने मिला। और जब उस टाइम पे 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए जो डेलीगेशन भेजा उसमें भुट्टो और वहाँ के ISI के जो चीफ थे रियाज अजीज़, वो आए। उसी जहाज़ में शेख अब्दुल्ला आए। शेख अब्दुल्ला को उनको बताया कि अगर शास्त्री अगर प्रधानमंत्री बनता भारत का तो ये इतना कमज़ोर आदमी है। और जब वो बातचीत होने लगी, फिर उसके बाद वो कश्मीर चले गए, पाकिस्तान गए। आफ्टर नेहरूज डेथ, जब शास्त्री जी बने प्रधानमंत्री, उसके बाद वे गए वहाँ पे, और उसके बाद वो अपना मक्का में गए, वहाँ पे पाकिस्तानियों से मिले, उनको बताया कि देखिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अगर पाकिस्तान भारत के हिस्से वाले कश्मीर को आपने पकड़ना है, ये बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद ही जिब्राल्टर, जो ऑफ जिब्राल्टर हुआ है, पाकिस्तान ने 1965 में जो हमला किया था, उसके लिए पीछे साजिश में बहुत बड़ा हाथ शेख अब्दुल्ला का था। इसी प्रकार से 1971 में लकीली उस टाइम पे शास्त्री जी ने जो ही उनको पता लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको अंदर जेल में डाला और 1970 तक वो रहे। फिर इंदिरा जी ने छोड़ दिया उसको। इंदिरा जी को छोड़ने के बाद 1971 में जो उन्होंने भूमिका प्ले करी, उन्होंने, आप यकीन नहीं कर सकते कि वो एक चेक 51,000 रुपये का भारत में जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उसमें देने के लिए गए, जो कि उसके हथियार खरीद के सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर जुर्म और अत्याचार किए। इस प्रकार से इनकी कार्रवाई होती है। इसी प्रकार से शेख अब्दुल्ला जो है, फारूक अब्दुल्ला हैं, इनका घर है लंदन में। लंदन में हर साल 5-6 महीने वहाँ बिताते हैं, जब पावर में होते, जब से बेटा बना तब भी वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे आप देखिए, उनकी अगर डायरी देखेंगे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की हैं, वहाँ पे ये कम से कम रोज़ाना इसको 2 से 4 पाकिस्तानी लोग मिलते हैं। भारतीय को मिलता है, इसको भारतीय को तो मिलता ही नहीं कोई वहाँ पे, पाकिस्तानियों के साथ इसकी कॉन्टैक्ट है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है, या आग भड़काई हुई जो है, जो 123 दिन चली है कश्मीर में, जब तक डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, तब तक जो बंद नहीं हुई है, उसका कारण पीछे बहुत बड़ा हाथ फारूक अब्दुल्ला का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आरपी सिंह जी के पास दोबारा आएंगे, बीडी मिश्रा जी के पास चलते। बीडी मिश्रा जी, आरपी सिंह जी के बयान से ये लग रहा है और इतिहास की तरफ देख के कि फारूक अब्दुल्ला परिवार को तो अभी सजा ही नहीं दी हिंदुस्तान ने, और क्या इसी को यो हमारी नाकामयाबी समझ के या हमारी कमजोरी समझ के तो दोबारा नंगा नाच नहीं शुरू करें? मैं इसी इतिहास को थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। जब 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी यहाँ से गई, तो उसके कमांडर ब्रिगेडियर LP सेन थे। बाद में वो आर्मी कमांडर रिटायर हुए थे। उन्होंने एक बुक लिखी है, स्लेंडर वाज द थ्रेट। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो उरी पहुँच गए और पाकिस्तान की सेनाएं भाग रही थी, उस वक़्त उनको वहाँ रोक दिया गया। रोक करके उनकी ब्रिगेड को पुंछ के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। अब पुंछ अलग डायरेक्शन में है, वो जा रहे थे मुजफ्फराबाद की तरफ, और वहाँ पर मुजफ्फराबाद उसके बहुत नज़दीक था। और जब पाकिस्तान की सेनाएं भाग रही थी, तो उस वक़्त इनको सिर्फ रोल डाउन करने की आवश्यकता थी। लेकिन ये इसलिए किया गया, और लिखा हुआ है, कमेंट्स हैं, इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर मुजफ्फराबाद की तरफ उरी के आगे जो मुसलमानों का एथनिक ग्रुप था,
उसमें शेख अब्दुल्ला की कोई पकड़ नहीं थी और वो ये समझते थे कि ये जो वहाँ के मुसलमान हैं, ख़ास तौर से बकरवाल कम्युनिटी और जो कम्युनिटी हैं, वो इनके एंटी रहेंगी और उनका उन पर कोई पकड़ नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ रुकवाया और उन्होंने ही मोटिवेट किया नेहरू जी को। एक बात। दूसरी बात, जब ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को महाराजा हरी सिंह ने वहाँ भेजा गिलगिट में, तो वहाँ पर मेजर ब्राउन था जो कि गिलगिट और बाल्टिस्तान मिलिशिया का कमांडर था। उसने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह के खिलाफ रिवोल्ट कराया, उनको अरेस्ट करवा दिया और बाल्टिस्तान में एक हवाई पट्टी थी, जो हवाई पट्टी पुंछ से ज़्यादा बढ़िया थी। पुंछ में हवाई पट्टी से इंडियन आर्मी के लोग भेजे गए, लेकिन बाल्टिस्तान में शेख अब्दुल्ला के कहने से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो बाल्टिस्तान और गिलगिट का जो लॉस था डायरेक्टली शेख अब्दुल्ला के वजह से था। और दूसरी बात यह है कि मेजर ब्राउन का जो अबेटमेंट था, वहाँ पर उस वक्त आर्मी कमांडर मेसर्वी था, अंग्रेज। यहाँ पर उस वक्त लोखंड थे, वो अंग्रेज थे और इनका सुप्रीम कमांडर जो था वो यहाँ पर माउंटबेटन थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चाहता था कि जो भी हिस्से ऐसे यूएसएसआर के नज़दीक हैं, क्योंकि यूएसएसआर उस वक्त कम्युनिस्ट कंट्री था, ये ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो हिस्से हिंदुस्तान के साथ रहें, क्योंकि उनका अप्रोच होता। तो उन्होंने कन्नाइव करके बाल्टिस्तान और गिलगिट को इस तरीके से मैनूवर किया कि वो पाकिस्तान के पास चला गया। और एक बात और, जो सबसे ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का विरोध हुआ है कश्मीर में, वो उमर अब्दुल्ला के टाइम पर हुआ है। उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसको हटा दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए और आर्मी को अगर बैरक के बाहर जाएं तो उनको लीथल वेपन्स नहीं दिए जाएं। कहने का मतलब यह है कि आज के दिन में अगर ये देखा जाए कि आर्मी के पास स्पेशल पावर एक्ट नहीं होते तो वहाँ पर जितनी भी स्कूलें जली हैं वो तो जलती ही, लेकिन बाकी कोई स्कूल नहीं बचती जो कि जहाँ पर ये बच्चे कश्मीर के इम्तहान दे पाते। तो फ़ारूक अब्दुल्ला का लड़का उमर अब्दुल्ला इसकी तैयारी कर रहा था। अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ कि इस मिलिट्री हिस्ट्री को यह समझना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, चाहे वो गिलगिट हो, चाहे बाल्टिस्तान हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो और चाहे और कोई जगह हो, इन सब का कारण एक ही है, यह शेख अब्दुल्ला की साजिश। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, और इसलिए इन साजिश को हिंदुस्तान के सामने लेके जाने की जरूरत है। ये इतिहास, जब आपने बात शुरू की है फारूक अब्दुल्ला, तो बात दूर तक जा रही है और आपके परिवार की पूरी हिस्ट्री, बल्कि पूरा चिट्ठा हिंदुस्तान के सामने हमारे अतिथि पूरे इतिहास के तथ्यों के साथ रख रहे। हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। अंकल साहब बोल रहे थे फारूक अब्दुल्ला जेएन के स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। इनको नॉलेज होना चाहिए, फारूक साहब को इस्लाम का ABC पता ही नहीं है, उनकी फैमिली का इस्लामिक बैकग्राउंड क्या है, ही मस्ट नो दैट। और दूसरा जो आशीष जर साहब है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है जो हिस्ट्री है ना उसको तोड़ मरोड़ के पेश न किया जाए। थर्ड पॉइंट मेरा ये है, कम से कम कश्मीर जितना हम यहाँ सह रहे हैं उसके मुद्दे की कभी बात तो कीजिए ना। चलिए, अब हम धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम जरा परिणामों पे नजर डालते हैं। परिणाम देखिए। कश्मीर में हिंसा जारी रहेगी। कश्मीर के लोग जैसे ही शांति बहाली की ओर जाते हैं, वैसे ही कोई ना कोई बयान कट्टरपंथी आगे आकर हिंसा को भड़काने की कोशिश कर देता है। ऐसे में कश्मीर में हिंसा लगातार जारी है। जब तक हिंसा की असली जड़ पर हमला नहीं किया जाएगा, तब तक कश्मीर में शांति बहाली नहीं हो सकती। पाकिस्तान के गुर्गे कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख को मजबूत करते रहेंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने गुर्गे पाल रखे हैं। पाकिस्तान के ये गुर्गे हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में बात करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को कश्मीर को भड़काने का अवसर मिल जाता है। पाकिस्तान कश्मीर के बहाने आतंकवाद को हथियार बनाता रहेगा। आतंकवादियों की वर्दी में पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना पर हमला करती है। बाद में पाकिस्तान बोल देता है ये तो कश्मीर के आतंकियों ने किया है।
ऐसे में पाकिस्तान को बचने का मौका मिल जाता है दुनिया के सामने, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को कश्मीर के नाम पर बहकाता रहता है। फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग भारत में रहकर पाकिस्तान के हक में खड़े रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला न सिर्फ कश्मीर में राज करते रहे हैं, बल्कि केंद्र में भी मंत्री पद की मलाई चाटते रहे हैं। ऐसे लोग जब कहते हैं गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो उनके मकसद का पता लग जाता है। ऐसे लोगों को देश में कोई मंत्री पद और दूसरे संसाधन देने की जरूरत ही क्या है। कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो पाएगी। जैसे ही केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस बसाना चाहती है, वैसे ही कश्मीर के आतंकी संगठन हिंसा शुरू कर देते हैं। फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग भी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस नहीं आने देना चाहते। उपाय पे नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। जो लोग भारत में रहकर भारत को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। अगर उन्हें ज्यादा ही भारत को तोड़ने की बात करनी है, तो फिर पाकिस्तान में जाकर वहां भारत विरोधी काम करें। कश्मीर के अलगाववादियों पर सख्त कार्रवाई हो। कश्मीर के अलगाववादी भारत में रहते हैं, भारत सरकार का खाते हैं और भारत विरोधी काम करते हैं। ऐसे लोगों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। अब सिर्फ संसद में प्रस्ताव पास करने से ही काम नहीं चल सकता। अब हमें गुलाम कश्मीर पर सख्त रुख अपनाना होगा। पाकिस्तान को यह सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि वो गुलाम कश्मीर को अपनी बपौती समझता है और चीन जैसे देशों को खैरात में दे रहा है। गुलाम कश्मीर के लोगों की आवाज सुनी जाए। गुलाम कश्मीर के लोग भारत में आना चाहते हैं। गुलाम कश्मीर में लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीदें हैं। ऐसे में सरकार को गुलाम कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों के दर्द को समझते हुए उनकी रक्षा करनी होगी। नहीं तो पाकिस्तान फिर से गुलाम कश्मीर में बांग्लादेश जैसा नरसंहार शुरू कर देगा। पाकिस्तान को गुलाम कश्मीर में नरसंहार करने से रोकना होगा। पाकिस्तानी सेना पहले से ही नरसंहार करती चली आई है। ऐसे में भारतीय सरकार को आगे आकर पाकिस्तानी सेना के गुलाम कश्मीर में होते नरसंहार को रोकना होगा। अब कार्यक्रम के आखिर में उपाय की दिशा में तीनों अतिथियों के पास चलते हैं, छोटे छोटे कमेंट लेते हैं। पहले आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, क्या उपाय देखते हैं आप इसका? देखिए, कश्मीर प्रॉब्लम का उपाय तो कोई सिंपल उपाय है नहीं, पर मैं अपने नज़रिए से बोलूँगा कश्मीरी पंडित की हैसियत से कि हमारा जो रिटर्न है वो बहुत सारी सरकारों ने ऐसे ड्रामे किए हैं, कोशिश की है कि ये दिखाया जाए कि कश्मीरी पंडितों के रिटर्न के बारे में बहुत सीरियस हैं, पर ऐसा हुआ नहीं है। हमारी उम्मीद मोदी सरकार से ये है कि क्योंकि ये सरकार अलग है, क्योंकि इस सरकार ने अभी तक भी काफ़ी ऐसे काम किए हैं जो बाकी सरकारों से भिन्न हैं और राष्ट्रवाद की ओर हमें ले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी मोदी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि कश्मीरी पंडितों के रिटर्न के मामले में, क्योंकि कश्मीर का समाधान तभी पूरी तरह से कहा जा सकता है कि समाधान हो गया जब कश्मीरी पंडित वहाँ वापस सेटल हो सकते हैं। तो उसके लिए ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाए। आरपी जी के पास चलते हैं। आरपी जी, ऐसा है कि पहले तो इनकी आवाज़ बंद करनी पड़ेगी जो कि बकवास करते हैं भारत के खिलाफ, खास तौर पे जैसे। और ये आप लोगों के स्टाइल में बंद करनी पड़ेगी, आर्मी वालों की, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होगी। बिल्कुल, अगर ये लोग आज़ाद कश्मीर, जिसको पीओके बोलते हैं, वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ये लोग वहाँ पे होते, इसका पता ही लगना चाहिए था फारूक अब्दुल्ला का कहाँ क्या है। ही वुड हैव डिसअपीयर्ड। आप यकीन नहीं करेंगे कि पीओके के अंदर 26 साल तक राष्ट्रपति वहाँ पे, दे कॉल प्रेसिडेंट, जो सदर रियासत गवर्नर होता है वहाँ पे, 26 चेंज हो चुके हैं। सभी पार्टियों की 2-2, 3-3 महीने सरकार नहीं, 20 सरकारें बन चुकी हैं वहाँ पे। ये तो इन्होंने अपना एक रख समझ लिया है, एक अपना हक समझ लिया है और उसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। अगर इनको 4 दिन के लिए जेल में डालो तो इनको होश में आ जाएंगे। बिल्कुल। बीडी मिश्रा जी, मेरे दिमाग में 2 सुझाव आते हैं। पहला तो आर्टिकल 370 को हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, और दूसरा फारूक अब्दुल्ला के फैमिली का, उमर अब्दुल्ला का, इनकी Z+ सिक्योरिटी हटाई जाए, क्योंकि इनको पाकिस्तानियों से और आतंकवादियों से कोई खतरा नहीं है। Z+ सिक्योरिटी इनकी हटा दी जाए, आर्टिकल 370 खत्म करें। बिल्कुल, क्योंकि यही हिंदुस्तान को खतरा है। इनको क्यों पाकिस्तान मारेगा? ये जीवित रहेंगे तो हिंदुस्तान का नुकसान होगा। स्थिति तो यही बता रही है, लोगों की प्रतिक्रिया यही बता रही है। फारूक अब्दुल्ला के अब तक के तमाम ऐसे बयान जो कि वो लोगों को भ्रमित करते हैं, वो सारे भ्रमित करने वाले बयानों को आज वास्तव में फारूक
अब्दुल्ला का ये एक रूप जो कि हिंदुस्तान विरोधी है, पाकिस्तान परस्त है, और उस कश्मीरियत के बहाने हिंदुस्तानियत का गला घोटने का प्रयास है, हमने आपके सामने रखा। मैं तीनों अतिथियों का तमाम सारे कॉलर भी हम नहीं ले पाए, लेकिन आपने प्रयास किया। ऐसे लाखों कॉलर का और करोड़ों दर्शकों का आभारी हूं कि उन्होंने आज कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियत के लिए टाइम दिया, अपनी बात को रखा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तुम्हारे बाप का है क्या? जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सकते।